इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 4 दिन पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। ये संवाद मेरा ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देखिए, सुबह के समय टीम 11 के साथ मेरा नियमित बैठने का कार्यक्रम बनता है। दोपहर के बाद कुछ अन्य संगठनों के साथ बैठक होती है। सायकाल कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम होता है। तो मेरा उस दिन लखनऊ के हॉस्पिटल्स के साथ बैठक थी। 6 बजे बैठक मेरी होनी थी। इसी प्रकार से मेरी ये बैठक वहां पर जब प्रस्तावित थी, 5 बजे एक चैनल में चला कि फलाने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। तो मैंने तत्काल वहां पे एक टीम भेजी, प्रशासनिक टीम भेजी, एक मजिस्ट्रेट को भेजा। मैंने कहा देखो वहां ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई है और आप तत्काल वहां पे व्यवस्था करो। वो टीम वहां गई तो उनके पास पूरी ऑक्सीजन पूरा था। उसने मुझे, यानी बैठक के पहले मुझे इसकी सूचना मेरे पास आ चुकी थी, अब ऑक्सीजन पूरा है। उन्होंने झूठी खबर दी। मैंने उसी समय फिर बैठक में पूछा उसके प्रबंधक को, मैंने कहा भाई आपके यहाँ से भी सूचना आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट गए तो ऑक्सीजन तो आपके यहाँ पूरी थी। लगे माफी मांगने, ये साहब गलती हो गई है और ऐसी गलती त्रुटि, यानी एक त्रुटि के कारण ये चीजें हुई हैं। और ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको फिर इस बात को कह सकता हूं, एक तो मैंने आपके सामने 3 दिनों के प्रदेश के अंदर कोविड के जो पेशेंट है 38,000 से आज हम 33,000 पे आए हैं। यानी ये लगातार लगभग 5,000 कोविड पॉजिटिव केसेस प्रदेश के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर कम हुए हैं। लखनऊ के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन जितने कोविड पॉजिटिव केस हैं, एक उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है। 5,500 से लेकर के आज 4,500 तक पहुंची। और रिकवरी अगर आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवरी का रेट लखनऊ में। देखिए, ये चीजें मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला, ये आपदा का काल है। हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी कि वे सभी लोग मिल करके इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति का समय नहीं। अगर सरकार गलत कर रही है आप सरकार पर प्रहार करिए, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन आप तब भी बयानबाजी देख रहे होंगे, जो लोग एक 1.5 साल से यूपी में नहीं आए हैं वे लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वे लोग भी बोल रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना के पहले उसमें 1 साल में जनता के सामने कभी दर्शन नहीं दिए, वे लोग भी आज होम आइसोलेशन में रह करके भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से या एक लिखित विज्ञप्ति के माध्यम से किस प्रकार की नेगेटिव चीजें कर, जिनको जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं। और मेरी आप सबसे ये अपील होगी कि मैंने ये कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं, ये प्रदेश के अंदर है। हमारे पास देखिए, एक ये कहना कि रेमडेसिविर को कालाबाजारी की जा रही है, मुझे लगता है सरासर झूठ है, क्योंकि इसका तो कोटा भारत सरकार ने तय कर दिया है हर राज्यों का। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी आवश्यकता है उतने रेमडेसिविर हर एक जनपद को और हर सरकारी हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया जा रहा है। और हर प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जिलाधिकारियों के उसमें जिलाधिकारी और सीएमओ की टीम के साथ इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया, इस बात के लिए उन्हें दे दिया गया कि भाई हम रेमडेसिविर आपको कंपनियों के माध्यम से बांध रहे हैं, आप इसकी आपूर्ति करें। हुआ क्या कि जब नवंबर से लेकर के मार्च के यानी फरवरी के अंत तक ये 4 महीनों में कोविड के मामले बहुत कम आए, तो कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। कंपनियों के प्रोडक्शन के नाते ये चीजें सामने आई कि रेमडेसिविर नहीं था।
अचानक इसकी डिमांड बढ़ी, अचानक बढ़ी तो किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में कुछ समय लगता है और फिर वह उसकी सप्लाई की चेन को बनाती है। कुल 6 कंपनियां भारत के अंदर रेमडेसिविर बना रही हैं। भारत सरकार ने कुछ नई कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं, उनमें उनके पास पहले से ही बाहर के भी ऑर्डर थे। उन स्थितियों में भारत सरकार ने जैसे उत्तर प्रदेश का वो किया कि 10 दिन के लिए उत्तर प्रदेश को 1,20,000 रेमडेसिविर मिलेंगे। हमने उसका उसी प्रकार की एक व्यवस्था बनाई। कुछ रेमडेसिविर हम लोगों ने कंपनियों से सीधे बातचीत करके लिए और फिर वहां से अपने स्टेट प्लेन भेज करके उनसे मंगवाए, जिससे यहाँ पर लोगों की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सके। ऑक्सीजन के लिए भी इसी प्रकार की एक चेन बनाए। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली की तुलना है। आखिर दिल्ली में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। दिल्ली की कुल पॉपुलेशन कितनी है? 1,75,00,000 और 1,75,00,000 की आबादी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वाधिक पैसा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और दिल्ली सरकार का भी खर्च होता है। उस सब के बावजूद उनके यहाँ 6 वर्ष में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे और उत्तर प्रदेश ने इसी दौरान 32 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं अपने अलग अलग हॉस्पिटल में हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान। हमारे हर बड़े मेडिकल कॉलेज में, संस्थान में हमारे ऑक्सीजन प्लांट जितने बेड्स उनकी क्षमता है उतने की हमारे पास ऑक्सीजन की क्षमता है। जैसे आप SCPGI में जाएंगे, उनके पास जितने बेड्स हैं जो फंक्शनल रहे हैं उतने का उनके पास ऑक्सीजन प्लांट है। लेकिन अगर हमें अतिरिक्त बेड देने पड़ेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, क्योंकि एक तो कोविड पेशेंट में खासतौर पर अगर जो व्यक्ति समय पे उपचार नहीं करा रहा है, लापरवाही कर रहा है, HFNC की उपयोगिता जब होती है तो इसमें कई गुना ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ऑक्सीजन एक तो ये, और इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही एक तो ये व्यवस्था यहाँ पर प्रारंभ की थी। हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का अपना प्लांट हो, इसकी तैयारी बड़े मेडिकल कॉलेजेस में भी, बड़े 300 बेड के हॉस्पिटल में हमने व्यवस्था पहले ही अपनी शुरू कर दी थी। 39 हमारे ऑक्सीजन प्लांट नए लगने के ऑर्डर पहले से प्लेस हुए, पहले से दिए जा चुके हैं, जहां पे हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे और वहां पर हमारी ये कार्रवाई चल रही, क्योंकि उस क्षमता सीमित है, कंपनियां सीमित हैं, उसके प्रोसेस की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये चीजें हम लोग पहले से कर रहे थे। इसलिए यूपी के अंदर उतनी क्राइसिस नहीं थी जितनी दिल्ली के अंदर है, क्योंकि दिल्ली में अगर ऑक्सीजन प्लांट पर पैसा खर्च किया गया होता और उसके लिए नियत पैसे को उस पर लगाया गया होता, ये चीजें वहां पर नहीं होती। लेकिन यूपी के अंदर हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था पहले से की। दूसरा, भारत सरकार ने जो आवंटन किया है उस आवंटन के अनुसार त्वरित निर्णय लेते हुए टैंकर उपलब्ध करवाना। हमने जैसे ही यहाँ भारत सरकार ने आवंटन की प्रक्रिया ली और ऑक्सीजन को आवंटन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा, तो हम लोगों ने जितने भी प्राइवेट टैंकर थे उन सभी को टेक ओवर करते हुए यहाँ पे गृह विभाग के अधीन एक कंट्रोल रूम बना दिया और कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक टैंकर को GPS के साथ जोड़ करके उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग करनी हमने शुरू कर दी। और उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्था की। फिर हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय के साथ संवाद बनाया। भारत सरकार के सहयोग से हमें रक्षा मंत्रालय के विमान मिले। हम लोगों ने टैंकर यहाँ से रांची पहुंचाने का कार्य किया और रांची भेजने के बाद फिर वहां से, क्योंकि खाली टैंकर तो उससे भेजे जा सकते हैं, लेकिन वहां से फिर ट्रेन से वह ऑक्सीजन भर करके वे जहाज नहीं लेके आते हैं, इसलिए हम लोग वहां से फिर ट्रेन से लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन के अंदर दूसरी ट्रेन आज लखनऊ में ऑक्सीजन लेकर के पहुंची है। ऐसे ही हम लोग जामनगर से भी हमें अप्रोच रिलायंस ने भी किया था, कि उन्होंने भी और टाटा ग्रुप ने भी किया था, अडानी ग्रुप ने भी किया था, वो ऑक्सीजन देना चाहते हैं यूपी को। हम लोगों ने किसी से सिलेंडर मांगे, कुछ से टैंकर मांग रहे हैं, कुछ लोगों से अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुल 32 टैंकर थे और हमने पिछले 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश के अंदर लगभग 72 टैंकर वर्तमान में हमारे चल रहे हैं ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हर जनपद में सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में हो रही है। समस्या ऑक्सीजन नहीं, समस्या एक उन जमाखोरों का है जो अनावश्यक रूप से स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरा,
जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, जब वह भी लाइन में खड़ा होता है तो एक उस जरूरतमंद का हक मारा जाता है, जिसको वास्तव में होम आइसोलेशन के दौरान भी उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। या बहुत सारे श्वास के रोगी होंगे जिनको पहले से डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, उसका हक वो लोग मार रहे हैं। और मेरी इसीलिए अपील थी मीडिया से कि हम अपने यहाँ पैनल डिस्कशन कराते हैं तो इसमें पैनल डिस्कशन में इस प्रकार के विशेषज्ञों को बुला करके अगर हम उनसे करा सके कि नहीं भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर हर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए नहीं आवश्यक भाई, जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हुआ है, हम उनके बारे में बता सकते हैं कि भाई आखिर उन लोगों को किस प्रकार के बिहेवियर को अपनाने की आवश्यकता है। वो पीठ के बल लेटने की बजाय, फ्लैट लेटने की बजाय अगर वो पेट के बल लेटे, बायां करवट लेकर होकर के सोए, तो हो सकता ऑक्सीजन की कम खपत उसको होगी, ऑक्सीजन का लेवल उसका मेंटेन रहेगा। दूसरा, हॉस्पिटल में हम लोगों ने इसीलिए हर हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ऑडिट के लिए 7 संस्थाओं को हमने नामित किया है। IIT कानपुर, IIT BHU, IIM लखनऊ, AKTU लखनऊ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आपका प्रयागराज और SBTU कानपुर, इन सब 7 संस्थाओं को हम लोगों ने इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद की, हर हॉस्पिटल की ऑक्सीजन ऑडिट करवाने के लिए भी कहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, हॉस्पिटल में HFNC कभी कभी पेशेंट अपने आप उस रेगुलेटर को ज्यादा कर दे रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं लेकिन वो ज्यादा कर रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह रेगुलेटर खुला रह जा रहा है, ऑक्सीजन वेस्ट हो रहा है। ऑक्सीजन के वेस्ट को बचाना और उस वेस्ट ऑक्सीजन को, जो वेस्ट होने से बच रही उस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जरूरतमंदों को हो सके, इसीलिए ये ऑक्सीजन ऑडिट की कार्रवाई हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी वर्तमान में चल रही है। ये कार्य भी हम लोग इसके साथ इसीलिए जोड़ चुके हैं। और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि पिछले 3 दिनों के जो डाटा हमारे पास हैं, जो टेस्टिंग की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बढ़ाई है, प्रदेश के अंदर बेड्स की क्षमता, देखिए मौजूदा स्थिति में ही नहीं, हम लोग सेकंड और थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने हर एक जनपद को मौजूदा जितनी उनकी बेड्स की क्षमता है उसको दुगना करने के लिए पहले से आदेश किया कि आप बढ़ाइए। लेकिन समस्या केवल बेड्स बढ़ाने की नहीं है, बेड्स तो हमारे पास पर्याप्त हैं, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी अनवरत रूप से बनी रहे, इसके बारे में भी उनको कहा गया है। ट्रेन्ड मैन पावर हो, इसके लिए भी उनको किया गया, इनके लिए भी पहले से ही सभी जनपदों को पैसा भी दिया गया है और जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को इस बारे में कहा गया कि वे लोग इस प्रक्रिया को वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। कंटेनमेंट जोन को भी हम लोगों ने प्रभावी ढंग से कार्य प्रारंभ किया है। कंटेनमेंट जोन किस तरीके से हो, तो हम लोगों ने पहले 25 मीटर और 50 मीटर का एक रेडियस लिया, लेकिन अगर एक मोहल्ले में कई ऐसे कंटेनमेंट जोन बने हैं तो वहां पे एक बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा गया कि बड़ा कंटेनमेंट जोन आप उसमें तैयार बनाइए। और इसमें स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग, सिविल डिफेंस है, NSS है, NCC है, यानी फोर्स के साथ साथ इन चीजों को भी इसके साथ जोड़िए। ग्लव्स, मास्क को अनिवार्य करने की दिशा में कार्रवाई, और ये भी किया गया, आपने देखा होगा मास्क के यानी न लगाने पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को हमने तीव्र किया। पहले जो बिना मास्क के चले, व्यापक जागरूकता के बावजूद 1000 रुपए, और दूसरी बार अगर वही व्यक्ति गलती करता है 10,000 रुपए का उसमें पेनल्टी लगाने की कार्रवाई। और इसमें यह भी निर्णय सरकार ने किया है कि मास्क के इन्फोर्समेंट से जो पैसा कलेक्ट होगा, इसमें से आधा पैसा हम सड़क सुरक्षा में दे देते हैं, आधा पैसा सरकार ने निर्णय किया है कि जरूरतमंदों को मास्क बांटने, जो फील्ड के कर्मचारी और कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए इस पैसे का उपयोग होगा। ये भी प्रदेश सरकार ने निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दिया है। तीसरा, मेडिकल किट की व्यवस्था। हर एक होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज को मेडिकल किट उपलब्ध हो जाए, और मेडिकल किट उपलब्ध करवाने के लिए उसमें सभी प्रकार की जरूरी दवाइयों के साथ साथ ये भी व्यवस्था उसके साथ दी जा रही है कि CM हेल्पलाइन को केवल इसी के साथ जोड़ा गया है कि CM हेल्पलाइन 2 काम करेगी। एक,
होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को मेडिकल किट मिली कि नहीं मिली है और उसके संतुष्टि लेवल को चेक करें। दूसरा, सेम हेल्पलाइन जो हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट हैं उनके साथ संवाद बनाएगा। संवाद इस बात को लेकर, और ये लगातार कार्य चल रहा है कि पेशेंट को वहाँ डॉक्टर और सीनियर फैकल्टी राउंड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वहाँ साफ सफाई है कि नहीं है, बेडशीट बदली जा रही कि नहीं बदली जा रही है, भोजन समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी जरूरत के हिसाब से अन्य सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हो रही कि नहीं हो रही हैं। इन चीजों को लेकर के भी सीएम हेल्पलाइन का उपयोग बेहतर तरीके से प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। हर एक जनपद में मैं तो चाहूंगा, आप में से ज्यादातर जो हमारे संपादक गण हैं ये ज्यादातर लखनऊ या फिर नोएडा में रहते हैं, और मैं चाहूंगा सूचना विभाग इस बात की जरूर व्यवस्था करें कि आप लोगों को एक बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विजिट जरूर करवाएं। आप लोग देखें एक बार वहां की व्यवस्था को और फिर उसकी तुलना करें अन्य राज्यों से कि क्या अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई है, और कैसे यानी एक एक चीज को वहां पर मैपिंग की जा रही है और कैसे एक एक चीज की जानकारी लेने के साथ साथ हर एक चीज पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से इन चीजों को किया जा रहा है। ये चीजें वहां पर इस रूप में करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की भी विशेष कार्रवाई चल रही है। देखिए, आज के दिन पर हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया है सभी 75 जनपदों में। पहले सरकार की ये थी व्यवस्था की 2000 एक्टिव केस जिन जनपदों में होंगे वहां पे ऑटोमेटिक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। लेकिन हमारे 16 जनपद अभी भी ऐसे थे जहां पे एक्टिव केसेस इससे कम थे, 2000 से कम थे, लेकिन हमने इसको पूरे प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू को अनिवार्य रूप से लागू किया है। दूसरा, प्रदेश के अंदर हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी का उपयोग स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के लिए किया है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, देखिए कोरोना का जो वर्तमान में जो संक्रमण है यह एयरबोर्न ज्यादा है, हवा में इसके वायरस हैं। हवा में इसके वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, वह उसके संक्रमण को रोकने में एक ब्रेकर का काम कर सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा हर एक नगर निकाय में, ग्राम पंचायत में व्यापक स्तर पर हाइपोक्लोराइड का घोल का छिड़काव करने की कार्रवाई, सफाई के विशेष अभियान, फॉगिंग की कार्रवाई, ये इसीलिए हर एक जनपद में की जा रही है, साप्ताहिक बंदी के दौरान भी और अन्य देश से भी इन चीजों को यहाँ पर करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। प्रवासी कामगार और श्रमिक, मुझे लगता है कि पिछली बार जब दिल्ली से लॉकडाउन जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, उस दौरान आपने देखा होगा कि दिल्ली से अचानक बड़ी संख्या में कामगार और श्रमिक निकले थे। उस समय मीडिया ने उसको खूब हाईलाइट किया था। लेकिन इस बार भी जब दिल्ली में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तो रात्रि में 1.5 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक दिल्ली से निकले थे, और पूरी रात्रि में उन लोगों को हम लोगों ने वाहनों की व्यवस्था की और उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। यह सच था कि पिछली बार जब कामगार और श्रमिक आ रहे थे उस समय इन्फेक्शन नहीं था, इस बार काफी बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन था। उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जिनके पास घर में व्यवस्था थी उन्हें होम आइसोलेशन की व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है, और ये कार्रवाई हम लोग निरंतर इसके साथ कर रहे हैं, इन चीजों को कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंदर निजी चिकित्सालय और लैब्स को भी, कल आपने देखा होगा हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया है, और वो ये किया है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड्स कम हो गए हैं या बेड्स नहीं हैं किसी जिले में, तो जिले के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कोई भी पेशेंट जिसको हॉस्पिटल में जाना आवश्यक है वह किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसको कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं करेगा, और